नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम क्लास 9th विषय हिंदी कृतिका का दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें इसको हम सुन रहे थे, जिसको मृदुला गर्ग जी ने लिखा हुआ है। तो इसका हमने पहला पार्ट सुन लिया था। पहले पार्ट में लेखिका ने अपनी माँ की विशेषताएं बताई, अपनी नानी की विशेषताएं बताई और ये भी बताया था कि माजी और नामी चोर का किस्सा, एक किस्सा और आया था माँ का और नामी चोर का। वो किस्सा होश संभालने के बाद लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही हैं कि जब से मैंने होश संभाला, होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना है वो किस्सा। किसका? माँ का और नामी चोर का। चोर के दीदार की खुश नसीबी थी हाथ आई थी। ठीक है, चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। क्या कार्य किया चोर ने, कैसा किया? चलिए आगे इस पार्ट में हम उसका वर्णन करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में, कोई शादी थी परिवार में, कोई घर में शादी थी कोई। तो हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द, नकुड़ की जो हवेली थी वहां के तमाम मर्द जो आदमी थे, तो अधिकांशतः सभी आदमी बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। लड़के की शादी थी तो बारात लेकर के सभी आदमी बाहर गए हुए थे। ठीक है, और औरतें सज धज करके रथ जगह मना रही थी। औरतें थी वो सज धज करके तैयार हो करके किसी कमरे में एकांत हॉल में बैठ करके अपना ढोलक बजा रही थी, गाना बजाना कर रही थी, यानी कि रथ जगह मना रही थी। तो नाच गाना हो रहा था। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर सब कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। तो नामी जो चोर था उसने सोचा कि सब बारात आदमी तो चले गए हैं बाहर बारात लेकर के, इस हवेली में कोई नहीं है। औरतें हैं तो वो एक कमरे में बैठ करके गाना बजाना कर रही हैं, रथ जगह कर रही हैं, और पूरी हवेली खाली डली हुई है। तो जो चोर था नामी चोर कब सेंध लगा करके, ठीक है कि नहीं, सेंध लगा करके हवेली में घुस गया। वो हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं हुई इसकी कि चोर घुस आया है हवेली में, किसी को भी खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, किस्मत अच्छी नहीं थी चोर की। क्या बात हुई? जिस कमरे में घुसा, जिस कमरे में वो चोर घुसा, उसी में माँ जी सोई हुई थी, उसी में माँ सोई हुई थी। तो औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ करके दूसरे में जाकर के सोई हुई थी। ठीक है, उनको शोरगुल ज्यादा अच्छा नहीं लगता था माँ को, इसलिए शोरगुल से बचने के लिए एकांत में कमरे में आकर के वो सो गई थी, और उसी में वो चोर घुसा यार। ठीक है ना, चोर उसी कमरे में आ गया। अब चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला करके उतरा था, कई प्रकार की जुगाड़ बना करके प्रवेश किया था उस हवेली में कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये चोरी करेंगे, वैसा काम करेंगे। कई जुगाड़ फिट करके वो आया था। अब उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। उसे पता था कि ये तो घर की जो मालकिन है, माँ जी हैं, ये तो वहां सोया करती हैं। अब उसको क्या पता था कि आज शोरगुल से बचने के लिए आज उसी कमरे में ये आ जाएंगी। तो उसको पता नहीं था, क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। बुढ़ापे की नींद ठहरी। अब बुढ़ापा था माँ का हमारी, तो बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से, चोर वैसे दबे पांव आया धीमे धीमे कि कोई सुन ना ले, आवाज ना हो, बिल्कुल दबे पांव चोर आया, लेकिन चोर के दबे पांव की आहट भी माँ ने सुन ली और उनकी आंख खुल गई। माँ की आंख खुल गई। तुरंत बोलती है माँ, कौन कौन है, ऐसा पूछा। तो माँ जी ने बड़े इत्मीनान से पूछा कि कौन है। अब चोर ने समझ लिया कि इन्होंने शायद देख लिया है मुझे, अब बात छिपाने से क्या फायदा है। तो जो चोर कमरे में घुस आया था वो कहता, जी मैं हूं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, असंगत जवाब दे दिया। उनने कहा कि मैं हूं, ठीक है कि नहीं, मैं हूं चोर, चोरी करने के लिए आया हूं। उसने स्पष्ट बता दिया, जबकि चोर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उसने स्पष्ट बता दिया कि मैं हूं। तो ऐसा असंगत जवाब उसने जब दे दिया तो माँ ने क्या कहा, पानी पिला, मुझे प्यास लगी है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, है ना, सब लोग गाने बजाने में मस्त है, चल पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। माँ जी ने कहा उस चोर से कि मुझे पानी पिला। अब चोर से जब कहा माँ जी ने कि पानी पिला, तो चोर बेचारा सहमा सा रह गया। जी मैं
चोर झिझक कर रह गया, झिझक करके रह गया वो चोर। तब तक माँ ने क्या किया, तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली है। जिस चारपाई पर बिस्तर पर वो लेटी हुई थी उसी के नीचे एक लोटा थी, लोटा रखा रहता था पानी से भरा हुआ, पीती रहती थी वो रात में। तो जब लोटा टटोल करके देखा तो वो लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले, ले ये खाली लोटा है, तू ले इसको और कुएं से पानी भर ला, पास में कुआं बना है, बाल्टी रस्सी वहां पर है, वो तो कुएं से पानी भर के ले आ। ठीक है, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, और छान करके पानी लाना। जो कपड़ा है एक कपड़ा भी दे दिया कि कपड़ा से छान करके बढ़िया पानी लाना मेरे लिए शुद्ध, चला जा ले आ। कपड़ा दे दिया, लोटा दे दिया, अच्छी तरह छान करके पानी लाना, ऐसे माँ जी ने कहा। तो जब ये सारी बात चोर ने सुनी कि माँ क्या कह रही है ये, तो चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, ठीक है कि नहीं, कपड़ा बंधा है, चोर कपड़ा बांध करके आया था अपने मुख में, ठीक है। तो वो घबरा गया कि मेरे कपड़े के लिए ये कह रही हैं, अंधेरा है फिर भी इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरे मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग बंधी हुई है, कमर में भांग बंधी हुई है, ठीक है। तो भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसी थी, उसे पता था कि इस हवेली में जो ये बुढ़िया है इसका तार भगवान से मिला है, भगवान से बात करती है ये। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ कि बुढ़िया भांग भी छानती होगी। इसी से कुछ हैरान और परेशान वो हो गया। अब उन्होंने तो पानी के लिए कहा कि पानी भर ला, एक कपड़ा दिया कि कपड़े से छान करके पानी लाना, उनका उद्देश्य ये था। लेकिन चोर ने क्या सोचा कि इन्होंने मेरा कपड़ा देख लिया और मेरे जो मैं कमर में अपनी भांग बांधी हुई, भांग शायद ये समझ गई कि ये भांग बांधे है तो इसको छानने के लिए कह रही हैं, जबकि उन्होंने पानी को छानने के लिए कहा था, ठीक है कि नहीं। तो चोर परेशान हो गया। तो फिर माँ जी बोली, अरे जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है मुझे, जल्दी से पानी भर ला। तो फिर चोर ने कहा कि पर मैं तो चोर हूं। मारे घबराहट और धर्म संकट के कारण चोर सच कह गया कि मैं चोर हूं। तो माँ ने क्या उत्तर दिया, अरे हुआ करे, चोर है कोई भी है कुछ भी है, मुझे क्या लेना देना इससे, हुआ करे। माँ जी ने कहा, अरे प्यासे को तो पानी तो पिला, प्यासे को पानी तो पिला दे, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, मेरा धर्म ना बिगड़े। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, जो लोटा मैंने कपड़े में इसमें बांध दिया है कि नहीं, इससे कपड़ा ना हटाइयो। वो हाथ रगड़ के धो लीजिए, गंदे हाथ नहीं, रगड़ के साफ कर लेना अपने हाथ, और पानी कपड़े से छान करके भरना। ये कह दिया कि पानी कपड़े से छान करके भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, ये कहा फिर चोर ने माँ जी से कि माँ जी आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी। तो माँ ने क्या उत्तर दिया, कहा ना रगड़ कर धो लीजो, रगड़ करके हाथ धो लेना। अरे सब नाच गाने में लगे हैं, अब कौन है मेरे पास में, किससे पानी मंगाऊं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा पानी, तू है एक तो, वो भगवान है, ठीक है कि नहीं। तो इनकी सिवा कौन धरा है मेरे पास जो पिलाएगा मुझे पानी। तो भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि बताओ ये बुढ़िया कह रही है कि तू है और मेरे पास भगवान है, यानी कि उसको ऐसा लगा कि भगवान से इसकी साक्षात बात होती है क्या। तो ऐसा सुनकर कि भगवान कहीं वहीं उसके आसपास बराबर में धरे हैं, सुनकर के चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठा करके चल दिया। लोटा उठाया उसने और वो चल दिया, पूरी एहतियात के साथ पानी भर करके लौटा, पूरी एहतियात के साथ अच्छी तरह से वो पानी भरा उसने कुआं से, वो पानी भर करके लौटा। तो पहरेदार ने धर दबोचा, उस चोर को पहरेदार जो हवेली का था उसने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था कि पानी भरते हुए, कुएं पर उसने देख लिया था पहरेदार ने। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पी करके, कुएं पर देख लिया गया है ना, उसने दबोच लिया पहरेदार ने, और फिर उसने चोर ने बता दिया कि भाई माँ जी के लिए मैं पानी लेने गया था, माँ जी ने मुझसे पानी मंगाया था, इसलिए पानी तो पिलाने दो मुझे। चलिए पहरेदार माँ जी के पास उस चोर को ले गया। तो जब लोटा उसने चोर ने दे दिया माँ जी को, तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पी करके, आधा पानी खुद पी लिया माँ जी ने और बाकी चोर को पिला दिया। और कहा, उनने कहा कि बस आधा तो मैंने पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई, अब इसमें आधा बचा है,
इस आधे पानी को अब तू पी ले। तो एक लोटे से उसने आधा उसने पी लिया, आधा माँ जी ने पी लिया, यानी कि माँ जी ने भी पानी पी लिया एक लोटे से, और आधा बचा हुआ पानी किसने पिया? चोर ने पी लिया। तो जब दोनों ने पानी पी लिया, एक लोटे से पानी पीकर, फिर माँ ने कहा अब हम माँ बेटे हुए, एक लोटे से हमने और तुमने पानी पिया, इसलिए आज से मैं तेरी माँ हूं, तू बेटा है, हम लोग माँ बेटे हुए। अब बेटा एक काम कर, अब चाहे तू चोरी कर और चाहे खेती कर, चाहे तू चोरी के कार्य कर और चाहे खेती के कार्य कर। अब बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा जब उसको बेटा कह दिया, पहरेदार को हटा दिया, छुड़वा दिया। तो जब बेटा कह दिया उस चोर को, तो बेटा बेचारा फिर किस लायक रहा होगा? सो रोमांचक धंधा छोड़ करके खेती में लग गया। उसने उसी दिन से उस चोरी के कार्य को छोड़ दिया और खेती के कार्य में लग गया। सालों साल खेती के कार्य में वो लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। ठीक है कि नहीं? सालों साल वो लगा रहा। जब मैंने उसको देखा तो वो भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा सा, हैरान सा। एक बार मैंने उसको देखा कि खेती का कार्य कर रहा है, बूढ़ा हो गया है, वो कुछ डरता हुआ सा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, भला मानुष मालूम पड़ता है ये। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। एक तरफ क्या कहा? माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर, कि हमने लड़की के रूप में जन्म लिया, हम लड़की हैं, तो ऐसी हीन भावना कभी लेखिका के मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते, नानी ने हम क्या कहा? देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही। ठीक है, नाहक रोमानी ही रही। तो क्या किया आगे? 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया भारत देश में, तो दुर्योग से मैं बीमार थी उस दिन। लेखिका कहती हैं मृदुला गर्ग जी कि जिस समय आज़ाद भारत हो गया, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उन दिनों में बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता, जिसको टाइफाइड हो गया, ठीक है कि नहीं, तो उसको ये जानलेवा रोग उस समय माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। मेरी इच्छा थी कि हम भी जश्न देखें, कैसे लोग जश्न मना रहे हैं आज़ादी का, इंडिया गेट के सामने हम भी पहुँचें, लेकिन हमें टाइफाइड था, तो डॉक्टर ने हमें बाहर जाकर के ये जश्न देखने की इजाज़त नहीं दी। खूब रोई धोई में, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, हमारे जो नाना जी थे उनके परम मित्र, गहरे दोस्त थे, जो डॉक्टर साहब आते थे हमें इलाज करने के लिए, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, क्योंकि वो तो आज़ादी के सिपाही थे, ठीक है कि नहीं, तो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे। चुप्पी साध गए थे उन डॉक्टर को देख करके, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा, लेखिका कह रही हैं कि क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर क्या रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी जब वो मेरा इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब आए, यानी कि मेरे नाना जी के दोस्त, और मैं उनको भी नाना ही समझती थी। ठीक है, तो जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो, कोई खिलौने वाली गुड़िया से खेल रही हो, अचानक वो टूट जाए, कितना उसको कष्ट होता है, दुख होता है। तो किसी गुड़िया के टूट जाने पर कोई बेटी क्या इतना रोई होगी जितना मैं रोई थी जश्न देखने के लिए आज़ादी का। मेरी उम्र तब 9 साल की थी, मैं 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, कि कोई मुझे गुड़िया पकड़ा दे और बहला दे कि चल यहीं खेल, तू बाहर ना जा। तो इतनी मुझ में समझ आ गई थी। इतनी भी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर ही तर्क समझती कि डॉक्टर क्यों नहीं जाने देते हैं, क्या तर्क कह रहे हैं कि वहां जाने से क्या होगा, है कि नहीं। जो तर्क दे रहे थे डॉक्टर, वो मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। तो तंग आकर के पिताजी मुझे क्या किया, ब्रदर्स काराम रोज, ठीक है कि नहीं, ब्रदर्स काराम जोग उपन्यास पकड़ा गए। ब्रदर्स काराम जोग उपन्यास मुझे पकड़ा गए हाथ में, ठीक है कि नहीं, और उन्होंने कहा कि तू बाहर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये उपन्यास है, इसको पढ़, इसको लेटी लेटी पढ़ इसको। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था,
बड़ा शौक था किताबें पढ़ने का। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ करके घर के बाकी सब प्राणी पलायन हो चुके हैं, सभी लोग चले गए हैं, सिर्फ घर में अब पिताजी बचे हुए हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे हैं, मेरे पास अब कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे तो अपनी किताब पढ़ रहे थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे क्या कर रहे थे? वो अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़ करके मैंने भी किताब खोल ली कि पिताजी भी किताब पढ़ रहे, चलो मैं भी किताब खोल के मैं भी अध्ययन करूं, मैं भी पढ़ूं। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। वो उपन्यास जो पिताजी मुझे पकड़ा गए थे, ब्रदर्स कारामजो, इतना बढ़िया लगा पढ़ने के बाद, इतना अच्छा लगा कि एक बार मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसने मुझे इतनी मोहलत भी नहीं दी कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं, वही आज़ादी की देखने के लिए मैं जिद करूं, रोऊं। ये भी फिर नहीं हुआ, दोबारा रोना मैंने शुरू नहीं किया या कोई काम पकड़ूं, इतना उसने फुर्सत नहीं दी उस उपन्यास ने। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी? इतना बड़ा उपन्यास मुझे क्यों पिताजी ने पकड़ा दिया, क्या तुक थी? तब मेरी समझ में नहीं आया, समझ में उस समय नहीं आया था ज़्यादा। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती कि उस समय 9 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने वो उपन्यास मेरे हाथों में पकड़ा दिया, मुझे पढ़ने में अच्छा लगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में वो कितना चढ़ा, कितना समझ में आया, अब तक नहीं जानती मैं। क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। उसके बाद इतनी बार उसी उपन्यास को मैंने पढ़ा कि सारे पाठ गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा था वो उपन्यास, जब मैंने पढ़ा पहली बार में कितना पल्ले पड़ा और कितना बाद में, ये कहना मुश्किल है कहना। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ, इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, उसमें जो एक अध्याय था जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, एक अध्याय उसमें ऐसा था कि जिसमें बच्चों पर अत्याचार अनाचार जैसे होते हैं, है ना, उस पर पूरा लेख था। तो एक अध्याय बच्चों पर होने वाले अनाचार पर और अत्याचार पर था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था वो अध्याय। जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा तो वो वाला अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया था पूरा। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा कि बच्चों के साथ कितना अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो उम्र के हर पड़ाव पर, मैं उम्र पार करती गई, बढ़ती गई मेरी उम्र, तो हर पड़ाव पर वह अध्याय मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जब मैं लेखिका बन गई तो मेरे जितने लेख हैं, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को उस अध्याय ने प्रभावित भी किया, प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। ठीक है कि नहीं? अब आगे लेख का कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हम 4 जैसे बहनें थे, लड़कियां ज्यादा थी, भाई तो हमारा एक ही था, लेकिन हम लोग लड़की होने पर भी गौरव का अनुभव करते थे, हीन भावना का शिकार नहीं हुए। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए हमने नानी की, अपनी माँ की और परदादी की परंपरा बरकरार रखी और लीक पर चलने से भी इनकार किए नहीं। जो परिपाटी उन्होंने सिखाई उसी पर हम लोग चलते रहे। ठीक है कि नहीं? अब देखिए ये लड़कियां कौन कौन सी थी, कितनी बहनें थी, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन ये लेखिका करती है मृदुला गर्ग जी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, हमारी दादी ने, जो हमारी माँ को पहली बच्ची होने वाली थी, जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, ठीक है, तो जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी, मेरे लिए मन्नत नहीं मांगी गई थी। मेरी बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी बहन थी हम लोगों में, जिसका नाम था मंजुल भगत थी, मेरी सबसे बड़ी वाली बहन मंजुल भगत थी। तो उसके लिए ही माँ ने मन्नत मांगी थी कि हमारी बहू को पहली संतान लड़की हो। तो घर का नाम था रानी, उसका नाम था वैसे मंजुल भगत, लेकिन घर में सब लोग हमारी उस बड़ी बहन को यानी कि मंजुल भगत को रानी कहते थे। वो बाहर का नाम था उसका मंजुल, जैसे घर में लोग दूसरे नाम चलाते हैं, स्कूलों में कई बदल के नाम रख देते हैं।
तो उसका बाहर नाम चलता था मंजुल, लेकिन घर में उसका नाम था रानी। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, लेखिका बनी वो मंजुल भगत, लेखिका का अवतार हुई, बहुत अच्छी लेखिका बनी, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदल करके पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। ठीक है कि नहीं? लिखना शादी के बाद शुरू किया था उन्होंने और अपना नाम बदल करके पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। कई लोग ऐसे नहीं कि जैसे अपने नाम के पीछे पिता का नाम लगा देते हैं, जैसे मोहनदास गांधी जी का नाम लगा दिया मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्होंने भी अपने नाम के, मंजुल भगत ने अपने नाम के आगे अपने पति का नाम जोड़ दिया, तो कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ करके वो भगत बनी। मंजुल नाम था मंजुल, लेकिन पति का नाम जोड़ करके उन्होंने अपना नाम रख दिया आगे चल करके। जब शादी के बाद उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया तो नाम बन चल गया उनका मंजुल भगत। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हमारी बहन थी मंजुल भगत। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पे कौन सी लड़की थी? दूसरे नंबर पर मैं थी। लेखिका मृदुला गर्ग कहती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं थी, मैं हुई। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी बहन मंजुल हुई, उसके बाद मैं हुई। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा, मेरा नाम मेरे माता पिता ने क्या रखा था? उमा। और बाहर का मृदुला, बाहर का नाम हमारा मृदुला। घर में सब लोग हमको उमा कहते थे, लेकिन बाहर हमारा नाम चलता था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया। शादी के पहले हम लेखिका नहीं बने। जब हमारी भी शादी हो गई, तब शादी के बाद हमने भी लेखन कार्य शुरू किया। हमने भी लेखन कार्य शादी के बाद शुरू किया। सो बतौर लेखिका नाम चला मेरा मृदुला गर्ग। ठीक है कि नहीं? मेरा नाम था मृदुला, लेकिन शादी के बाद हमने भी शुरू किया, तो शादी के बाद हमारा नाम चल गया फिर मृदुला गर्ग, ये नाम चला हमारा। और लेखिका मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। जब हमने लिखना शुरू किया था, उसके पहले नारीवाद का चलन था। नारीवाद, ठीक है कि नहीं? नारीवाद का चलन था उस समय। कैसा नारीवाद का चलन था? शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। नारीवाद था, यानी कि जिसकी पत्नी है तो पति का नाम साथ में जुड़ करके नाम रखा जाता था ससुराल में। ठीक है, तो नारीवाद का चलन था। तो शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। जैसे हमारी बहन ने रखा, हमने भी अपने पति का नाम को जोड़ करके रख लिया मृदुला गर्ग। ठीक, अच्छा। आगे लेखिका कहती हैं, मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर के हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो? पुरानी ही बातों को मानती हो, घर घुस्सू, बस घर में घुसे रहो, ऐसे आप लोग क्यों हो? हमसे पूछा जाता था मन्नू भंडारी का हवाला देकर के कि मन्नू भंडारी ने कितना नाम किया और तुम लोग कैसे घर घुस्सू हो? नाम क्यों बदला तुमने? नाम क्यों बदला? पूछते थे लोग, तुम लोगों ने नाम क्यों बदल लिया? अच्छा, तो हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। और अब भी नहीं है। आज जब हम लेखिका बन गए, है कि नहीं, कई लेख हमने लिखे, अब भी कोई पूछता है तो अब भी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। पर नाम ना बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। कि नाम अगर ना बदला जाए तो क्या हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा? नहीं होता है। तो हमने ये भी देखा कि नाम ना बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, हमारे पिताजी से लोग बाग ये भी पूछा करते थे, क्या कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा? जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं, आपकी 5 बेटियां हैं, बताओ तो 5 बेटियों का एक एक नाम रखते तो 5 नाम तो वैसे ही हो गए। ठीक है, तो कोई पूछ बैठता था कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा? जो हर बेटी के आपने 2-2 नाम रख छोड़े, हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए, घर का अलग बाहर का अलग। ऐसा क्यों किया आपने कि 2-2 नाम क्यों रख दिए? चलिए कोई बात नहीं। आगे कहती हैं लेखिका कि अभी 2 बहनों के बारे में बता दिया,
ठीक है कि नहीं। बड़ी बहन मंजुल भगत, दूसरे नंबर की ये मृदुला गर्ग। अच्छा, अब आगे कहती हैं कि मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी। मेरी मुझसे जो छोटी है तीसरे नंबर की, ठीक है, उसके घर का नाम तो गौरी है और बाहर उसका नाम चलता है चित्रा। बाहर उसको चित्रा कहते हैं, घर में उसको गौरी कहते हैं। वह नहीं लिखती, वह नहीं लिखती, उसने लेखन कार्य शुरू नहीं किया। क्यों? उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती है क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तुम लिखने लगी, तुमसे बड़ी बहन लिखने लगी, अब सब लोग लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन? कोई ना कोई पढ़ने वाला भी घर में होना चाहिए, इसलिए वो नहीं लिखती है। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई, हम तीन बहनों के बाद में जब चौथे नंबर की और पांचवें नंबर की बेटियां पैदा हुई, तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी, जमाने के लोगों ने इतनी बात कही, इतनी सी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। जब लोग बाग कहते थे कि हर बेटी के आप दो दो नाम रखते हैं, तो जब सुनते सुनते पिताजी को हो गया तो तीन बेटियों के तो नाम रख ही गए। जब चौथी और पांचवी बेटी हुई तो उनका पिताजी ने फिर एक ही एक नाम रखा, एक एक नाम ही रखा। रेणु, चौथे नंबर की बेटी का नाम रखा उन्होंने रेणु, और पांचवें नंबर की बेटी का नाम रख दिया अचला। तो हम लोग पांच बहनें थे। पांच बहनों के बाद फिर एक भाई हुआ, छठवें नंबर पर। हम पांच बहनें और एक भाई थे। तो पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ, जिस भाई का नाम रखा हमारे पिताजी ने राजीव। पिताजी ने हमारे भाई का नाम रखा राजीव। और मजे की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही। जो बीच की दो बहनें थी हमारी, वो ही सिर्फ लेखन से बची रही। अचला और राजीव, जो सबसे छोटी वाली थी अचला, और भैया हमारा था भाई जो राजीव था। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, वो भी लेखन के हवाले हो गए। सिर्फ दो बहनें, ठीक है नहीं, रेणु और उससे बड़ी जो चित्रा थी, ये दो लेखन में नहीं फंसी, और तीन बहनें, ठीक है, और भाई भी लेखन के कार्य में फंस चुके। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। जो अचला है ना, छोटी वाली बहन, वो मुझसे 8 साल छोटी है। और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए, वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। उसने अंग्रेजी का बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो अंग्रेजी भाषा में लिखती है। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। हम बहनें तो हिंदी के हवाले थे, हिंदी में ही, लेकिन जो हमसे 8 साल छोटी अचला थी वो अंग्रेजी में लिखती थी, और जो हमारा सबसे छोटा भाई राजीव था वो फिर हिंदी के हवाले हो गया। तो हम 4 लिखते हैं, 6 भाई बहन हो गए, 5 बहनें 1 भाई, ठीक है। तो क्या कहती है लेखिका मृदुला गर्ग कि हम 4 लोग लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। हमारे लिखे हुए ग्रंथों को, उपन्यास को, कहानी, नाटकों को काफी खानदान के लोग पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता है। जहां मेरी शादी हुई, मेरी लिखी हुई कहानी, नाटकों को वहां पर कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा कि बताओ, हम इतना अच्छा लिख रहे हैं लेकिन हमारे ससुराल के लोग पसंद ही नहीं करते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है हमारे लिखे लेखों को। तो इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। चलिए, मैंने सब सहन कर लिया कि नहीं पढ़ते हैं तो भाई नहीं पढ़ते, ठीक है। काफी वक्त मुझे लग गया ये सोचने समझने में कि नहीं पढ़ते हैं, भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं। बाहर के लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने घर के लोग ही मेरे लिखे हुए उपन्यासों को, कहानी, नाटकों को नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या मैं खराब लिखती हूँ क्या? ठीक है कि नहीं? तो ये बातें सब हजम करने में मुझे काफी वक्त लग गया, लेकिन फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। मुझे फायदे भी उस चीज के नजर आने लगे। क्या? कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। जैसे अगर घर के लोग पढ़ते तो उसमें कमी निकालते, नुक्ताचीनी करते, ऐसा लिखा वैसा लिखा, ये करते वो करते, परेशान करते रहते, तो ठीक है, मुझे फायदा है। नहीं पढ़ते हैं मेरे घर के लोग, बाहर के लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ जैसे नापसंद भी करते हो, तो कौन मुझे उनकी बात सुनना है। तो ये उन्हें फायदा मिला कि घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना
बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता है कि हमारी हिंदी भाषा की कोई आलोचना करे। ठीक है कि नहीं? तो ये बात उन्होंने बताई, मृदुला गर्ग जी ने। ठीक है, खैर मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी के मन्नत के नतीजे, ठीक है कि नहीं, धरती पर आई थी। उन बेटियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी ने हमारी मन्नत मांगी थी कि बहू को, बिटिया हो, लड़की हो, आई, और वो हमारी बड़ी बहन मंजुल भगत लेखक नहीं बनी। ठीक है कि नहीं? परदादी की मन्नत के नतीजे धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा ही समझ में आती थी। ठीक है कि नहीं? जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। दम नहीं घुटता है, सांस लेने की जरूरत ज्यादा है। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेख का बहने सवा शेर, एक से बढ़कर एक लिखा करती थी। ठीक है कि नहीं? चलिए अब आगे क्या होता है ये हम कल के वीडियो में बताएंगे, आगे के वीडियो में। अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।